मैं अमित सर अपने इस YouTube के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत के 5वीं क्लास करेंगे। इस क्लास में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को अधिकांश छात्र फार्मूले द्वारा सॉल्व करते हैं। हालांकि फार्मूले से यह प्रश्न सॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं टेक्निकल ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं इसमें जो फार्मूले से हल करने पर समय ज़्यादा लग जाता है। तो आइए छात्रों, हम इसके दोनों ही कंसेप्ट को समझेंगे कि फार्मूले से क्या फ़ायदा है और इसका जो कंसेप्चुअली ट्रिक है उससे आपको क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, देखिए छात्रों, इन प्रश्नों में पूछा क्या जाता है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन प्रश्नों में पूछा क्या जाता है। प्रश्नों को समझना ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसलिए हमने पहले इन प्रश्नों की हेडिंग लिख रखी है कि प्रतिशत, कमी या वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न में प्रतिशत में कमी या वृद्धि दोनों ही आता है और दोनों के बाद लास्ट में उसका क्या परिणाम होता है यह चीज इसमें पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ प्रश्न दिया है कि एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर हमारी लंबाई चौड़ाई अगर कुछ और थी, उसमें अगर बदलाव उसमें किसी की लंबाई को बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को घटा दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। लेकिन यह परिवर्तन कितना आएगा, ज्यादा आएगा कि कम आएगा, यही प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इन प्रश्नों को ना चर्चा करके एक इसके बेसिक कंसेप्ट से, बिल्कुल साधारण प्रश्नों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई संख्या मान लेते हैं x है। अगर पहले इसमें 20% की वृद्धि हुई है, फिर बाद में भी 20% की वृद्धि हो गई। पहले इसको 20% बढ़ाया गया और फिर इसको 20% बढ़ाया गया, तो अब कुल वृद्धि क्या हो, कितनी हो गई। तो इसमें पूछ सकता है कि कुल वृद्धि क्या होगी, कुल वृद्धि क्या होगी। या आपसे पूछ सकता है कि कोई संख्या x है, इसमें 20% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हो गई। देखिए, अगर मैं यहाँ प्लस का चिन्ह दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि कमी हो रही है। तो इसमें फिर पूछेगा कि कुल वृद्धि या कमी क्या होगी। कुल वृद्धि या कमी क्या होगी, कुल वृद्धि या कमी क्या होगी। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy/100। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इस फार्मूले से आपको क्या बेनिफिट है और कहां इस फार्मूले से कमी आती है, ये दोनों ही फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब प्रतिशत की वैल्यू अगर इस राउंड फिगर में रहे, जैसे यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो यह फार्मूला आपके लिए बहुत ही इजी होता है और इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए 20 है और यहाँ 10 है, तो इस वैल्यू को भी इस फार्मूले पर हम बहुत इजी से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर हम 20 देखिए, इसमें यह वैल्यू आ गई 57 सही 1/7 और 16 सही 2/3%। अगर हम यहाँ इसको रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले इसको हम राउंड फिगर में बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे,
फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, तब जाके फिर इसको जोड़ेंगे, तो उस वक्त इस फार्मूले से इसका मान निकाला जाए तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन समय आपका बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। तो छात्रों, परीक्षा में हमें प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व करने की विधि सीखनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एक किसी तरीके से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम इस तरह की अगर वैल्यू दे दिया जाए तो हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा यह एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जरा कंप्लीट कर दिया जाए। कह रहा है कि संख्या x है, अगर 20% बढ़ गई फिर दोबारा 20% बढ़ गई तो क्या हो सकता है, टोटल कितना बढ़ जाएगा। तो हम इस फार्मूले के माध्यम से यहाँ रख सकते हैं कि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो फार्मूले में दोनों जगह प्लस है, x भी प्लस है और यहाँ इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे, तो x प्लस हो गया, y भी प्लस हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 20 प्लस 20। अगर ये प्लस और ये प्लस तो यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का होगा। अगर ये प्लस x और प्लस y अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे 20 गुणे 20 बटा में 100, ये 20 20 40 और ये हो जाएगा कट के 4 4 2 2 4, ये हो जाएगा 44%। 44%। ठीक है, मैंने इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीका से सॉल्व कर लिए। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर संख्या है, कोई संख्या x है, अगर इसमें 20% की वृद्धि पहले हो गई फिर 10% की कमी आ गई, तो क्या उस संख्या में वृद्धि होगी कि कमी होगी, और कमी होगी तो कितना होगी या वृद्धि होगी तो कितनी वृद्धि होगी। इस चीज को पता किया जाए तो हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू +20, y की वैल्यू -10। अगर जब हम x माने +20 और -y से गुणा करेंगे, -10 से गुणा करेंगे, तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ किस चीज का चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। हमेशा याद रखिएगा कि प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस, प्लस गुणे माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब प्लस गुणे माइनस करेंगे तो इसका मान आएगा माइनस। ठीक है, चलिए तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे 20 गुणे 10 बटा में 100, ये कट गया, 20 में से 10 गया 10 और यहाँ पर 2 आ गया, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 8%। यदि यह मान प्लस में आ रहा है तो आप समझेंगे कि 8% की वृद्धि हो गई। अगर इसका मान माइनस में आता तो आप कहते कि इसमें 8% की कमी आ गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम रखते हैं कि आप इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन ना कर पाए, प्लस माइनस कैसे रखना है इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो पाए। ठीक है, देखिए अगर संख्या x है, अगर ये संख्या x है और इसका मान अगर सपोज करिए कि यह अगर -20% की कमी हो गई और फिर -10% की कमी हो गई, पहले 20% फिर 10%, तो जो फार्मूले में वैल्यू रखा जाएगा वो होगा -20 -10 और माइनस गुणे माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस। ये ध्यान रखिएगा कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 10 बटा में 100, ये कट गया। अब यहाँ -20 और -10 ये हो जाएगा -30 और +2 इज इक्वल टू -28%। तो जब -28% की बात आ गई, इसका मतलब कि यह किसको बता रहा है, कमी को बता रहा है कि 28% की कमी हो जाएगी। तो आप समझ गए कि जब कमी की बात करेगा तो
तो उस चिन्ह में माइनस लगाएंगे, जहां वृद्धि की बात करेगा वहां प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव हुआ। ठीक है, हम इस फार्मूले पर इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे। 37.1/2% प्लस कमी हो रही है, ये प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो यहाँ 20, और फिर यहाँ लिखेंगे प्लस और माइनस मिला के होता है माइनस 37। 37 को लिख सकते हैं 37 दूनी का 74, 75, 75/2 गुणे 20 बटे में 100। अब हम इसको लिख सकते हैं 75/2 माइनस 20 माइनस, इसको कटा देते हैं अगर तो ये हो जाएगा 5, और इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ये आपकी वैल्यू हो गई 15/2। अब इस 75 में से 15 को अगर हम घटा दें, क्योंकि ये और ये वैल्यू बिल्कुल क्या है, समान है, तो आप हम 75 में से 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 20। इसको कटा देंगे तो ये हो गया 30, ये वैल्यू हो गई 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10%। तो इस फार्मूले से इसका आंसर आया कि 10% की क्या हो जा रही है, प्लस में मान आया है तो वृद्धि होगी। अगर प्लस में मान आ गया तो आयत के क्षेत्रफल में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि होगी। अब हम इसका ये तरीका एक हो गया। अब हम एक दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने शुरू से सीखा था, फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि ये अगर भूल भी जाए तो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हमारे साथ रहे। ठीक है, चलिए आइए इस प्रश्न को हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए पहला है 37.1/2। 37.1/2 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 37.1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। 3/8। ठीक है, अब यहां देखिए अगर ये लंबाई है और बी हो गई तो आपकी चौड़ाई, तो प्रारंभ में जो लंबाई थी वो 8 थी। प्रारंभ में जो लंबाई थी वो कितनी थी, 8 थी। अब यह लंबाई कितनी हो गई है, तो उसमें 3 की वृद्धि हो गई है। समझने की कोशिश करिएगा, प्रारंभ में जो लंबाई थी वो कितनी थी, 8 थी, और अभी इसमें 3 की वृद्धि हो गई है, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। ये वही कंसेप्ट है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप अगर जो लोग नए इसको देख रहे होंगे तो मेरी पहली वीडियो, मेरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो आपको यह मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ 11 हो गया। ये प्रारंभिक जो संख्या है वो 8 थी, अभी इसमें जो वृद्धि हो गई 3 की, तो ये कितनी हो गई, 11 हो गई। अब देखिए दूसरा, अगर 20% की कमी आ रही है तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 1/5। तो प्रारंभ में जो लंबाई थी वो थी 5। प्रारंभ में जो लंबाई थी वो कितनी थी, 5। अगर 20% की चौड़ाई जो थी वो 5 थी, यदि 20% की कमी आ गई तो इस 5 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4। अब चूंकि चौड़ाई जो है कि 1 कम हो जा रहा है तो 5 की जगह पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहां देखिए इसका क्षेत्रफल हो रहा है 40 और इसका क्षेत्रफल हो रहा है 44। इसका क्षेत्रफल हो गया 44। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रियल तो क्षेत्रफल था 40, अभी क्षेत्रफल हो गया 44। कितने की वृद्धि हुई है, 4 की। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 जितनी की वृद्धि हुई है ऊपर, किसके अनुसार वृद्धि हुई है, तो आप यहाँ हमारा जो बेसिक मान था वो 40 था, जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था वो 40 था, और अभी 44 हो गया है। तो 40 के हिसाब से 4 जो अधिक हुआ है कितना परसेंट है, तो आप यह लिख देंगे 4/40 गुणे 100, ये कट के हो गया 10, ये कट के हो गया 10%। आई होप आपको बिल्कुल यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, यह विधि भी समझ में आई होगी। छात्रों इस चीज को समझिएगा कि इस विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन इस विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करना
बहुत कठिन है। आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में जब आप गुणा भाग करेंगे तो यह समय आपका बहुत ज़्यादा ले लेगा। लेकिन इस विधि से यहाँ आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को इस फार्मूले पर रखते तो ये हो रहा है कि इसमें 57 से 1/2 तथा टिकट के मूल्य में इतने की दोनों में ही वृद्धि हो रही है। तो अगर हम लिखते 57 सही 1/7 प्लस 16 सही 2/3 प्लस 57 सही 1/7 गुणे 16 सही 2/3 बटा में 100 अगर करते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमें इसे गुणा करना हो तो पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, फिर सिंपल बनाएंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको सिंपल बनाएंगे, फिर उसी सिंपल मान को इसका गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, फिर इसे कटाएंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि लंबा समय लगेगा, प्लस यह आपका जो भी पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया होगा उसमें आपका जगह भी ज्यादा लेगा। तो इसलिए परीक्षा में क्वेश्चंस को कई तरीका से हल करना सीखना बहुत ही जरूरी है। कौन से क्वेश्चन किस मेथड द्वारा सॉल्व हो जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इस प्रश्न को फ्रैक्शन विधि से शॉर्टकट तरीका से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है छात्रों, देखिए 57 सही 1/7 की प्रतिशत का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 4/7, वो होता है 4/7। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होता है 4/7। अब अगर यहां देखें 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होता है 1/6। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होता है 1/6। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि वास्तव में जो अगर सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 से 1/7% तथा टिकट के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है तो कुल प्राप्त धन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। पहले जो मूल्य था या बिक्री थी वो 7 थी, पहले जो बिक्री थी वो 7 थी और पहले जो मूल्य था वो कितना था, वो 6 था। अभी जो बिक्री हो गई है वो 7 और 4 कितना हो गया, 11, और अभी जो मूल्य हो गया है 6 और 1 7। ये अगर हम इसका गुणा करें तो ये हो जाएगा 42। पहले जो मूल्य और बिक्री दोनों का जो भी धन प्राप्त होता था वो होता था 42। जो भी धन आपके पास एकत्र होता था सिनेमा टिकट की बिक्री और उसके मूल्य से वो होता था 42। लेकिन जब उसमें 57 से 1/2% टिकट की बिक्री में वृद्धि हो गई और उसके मूल्य में भी इतनी की वृद्धि हो गई तो अब क्या हो गया है, अब धन हो रहा है 11 × 7 77, 11 × 7 77। तो आप बताइए कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई, इससे यह कितना अधिक है, तो आप घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 35। इससे यह 35 अधिक है, मतलब कि 35 रुपया अधिक अब मिल रहा है। तो इस 42 रुपये के हिसाब से 35 रुपया कितना प्रतिशत है, मतलब कि रियल में पहले 42 रुपया था, अगर बढ़ेगा तो 42 के हिसाब से वो कितना परसेंट होगा। 42 प्रारंभिक मान है और प्रारंभिक मान अपने आप में 100% होता है। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में समझाया था। अब देखिए जब यह 42 प्रारंभिक मान है और इससे 42 से बढ़कर यह 35 हो गया तो आप पता कर सकते हैं कि 35/42 गुणे 100 कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसको आप कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 6 = 42। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 500/6। अब इसको हम भाग देंगे, 6 × 8 = 48, 8 हो गया, बचा कितना 2, 20 हो गया। तो 20 हो गया तो 6 × 18 3 बच गया 2। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2/6 को लिख सकते हैं, 2/6 को आप लिख सकते हैं 1/3। आप अगर 2/6 करते तो उसको कटाते तो कितना आता 1/3%। तो ये हमारा आंसर आ गया 83 सही 1/3% की क्या हो गई, बदलाव हो गया। पहले जितना भी धन आता था उससे कितना अधिक आ रहा है, अब
83.1/3% का अधिक मान आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी छात्रों आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है मेरे वीडियो देखने के बाद, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट को क्लियर करा लीजिएगा। मैं जब भी समय मिलेगा आपको बिल्कुल इस चीज को, इस डाउट को क्लियर करा दूंगा। और आप मेरे इस व्हाट्सएप पर कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन या अदर किसी भी क्वेश्चन का डाउट बिल्कुल मत पूछिएगा। जो कुछ पूछना होगा, जो मेरे वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें कहीं से कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक है छात्रों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चर्चा करेंगे, इसको हम किस तरह से, किस विधि से सॉल्व करें। देखिए, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है तथा खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो कुल व्यय में प्रतिशत कितना बदलाव हुआ। कुल कितना बदलाव हुआ। फिर से इस प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे। चीनी का मूल्य 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है तथा खपत में 20% की कमी की जाती है, तो कुल व्यय में प्रतिशत कितना बदलाव हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ बढ़ाया जा रहा है और यहाँ घटाया जा रहा है। आप दोनों तरीका अपना सकते हैं, इस फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 16.2/3 या लिखेंगे 16.2/3, ये वृद्धि हो रही है, 16.2/3 की वृद्धि हो रही है और 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जहां कमी होगा वहां माइनस, जहां वृद्धि होगा वहां प्लस। अब इसमें जब हम प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो माइनस में बदल जाती है। तो 16.2/3 गुणे 20 और बटा में यहाँ लिख देंगे 100। अब इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 16×3 = 48, 2 50, ये 50/3, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 50/3 गुणे 20/100। अब यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 2 और ये कट के हो गया 10। ठीक, अब आपके पास आ गया 50/3 माइनस 20 और ये वैल्यू होगी आपका 10/3। ये वैल्यू हो गई 10/3। अब 50/3 में से 10/3 को घटाएंगे तो आएगा 40/3 और ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 60 बटा में 3, ये कट के हो गया माइनस 20 बटा में 3। इसको आप लिख सकते हैं 6/2/3% माइनस में, मतलब -6/2/3% अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके प्रतिशत में, कुल व्यय के प्रतिशत में, जो भी खर्च हो रहा है उसके प्रतिशत में 6.2/3% की कमी हो जाएगी। तो जब भी प्रतिशत आएगा, अगर जब भी इस प्रतिशत के साथ माइनस आएगा तो आप ये समझिएगा कि यह कमी को बता रहा है। यदि यहाँ प्लस आएगा तो समझिएगा कि यह वृद्धि को बता रहा है। तो अभी इसमें कमी आई है, तो इसलिए आप कहेंगे कि 16.2/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चर्चा करें। देखिए, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई तथा पुनः 10% की कमी की गई, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो अब आप यहाँ फ्रैक्शन न लगा के आप चाहेंगे तो इस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन फ्रैक्शन से ज्यादा ही आसान बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ 10% की कमी, तो यहाँ माइनस हो गया, और यहाँ प्लस और माइनस मिला के माइनस, तो 20 गुणे 10 और बटा में यहाँ 100 कर दीजिए, ये कट गया, 20 में से 10 गया 10 और -2 = क्या आ जाएगा, 8%। तो +8 आ रहा है, तो अब लिखेंगे कि 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो जहां जो कंसेप्ट लगे, अगर आपको सिंपल वैल्यू दिया गया है, मान साधारण दिया है,
तो आप इस मेथड से सॉल्व कर दीजिए। और जहां मान अगर भिन्न में दे दिया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में वैल्यू दे दिया है, अगर ये राउंड सिंपल ना दे के ये बटे में दे दिया है, तो उस कंडीशन में आप प्रयास करिएगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। हाँ छात्रों, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी कि कुछ छात्रों को फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होती है, तो मेरा सुझाव यही है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको नौकरी करनी है, तो आपको लाखों लोगों को अपने पीछे करना पड़ेगा। और यह पीछे तभी होगा कि जब आप उनसे कुछ अलग करेंगे। जब आप अलग करेंगे, अलग तरीका अपनाएंगे, तभी आप उनको पीछे कर पाएंगे। अगर आप उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते से सब चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए छात्रों, कंपटीशन है, ये वनडे एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। इनमें जितना आप कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, यह आपके लिए बेहतर होगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जल्द से जल्द फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर ले, फिर देखिए प्रतिशत आपकी मुट्ठी में कैसे नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आगे का हमारा प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए, वर्ग की भुजा समान होती है। वर्ग की जो भुजा होती है वो समान होती है, मतलब कि उसमें जो लंबाई होता है और जो चौड़ाई होता है, दोनों ही क्या होता है, समान होता है। ये याद रखिएगा। ये भी, इसमें भी दो डायमेंशन है, एक है लंबाई और एक है चौड़ाई। लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होती है, वर्ग में समान होती है। तो अगर हमें वर्ग से क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहां तो आपको 2 पॉइंट नहीं दिया है कि एक में वृद्धि एक में कमी, लेकिन इस चीज को आप समझिएगा कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि वर्ग की भुजा जो है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही समान है, तो लंबाई में भी 10% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हुई है। तो इसको पहले हम उस फार्मूले पर सॉल्व करेंगे। देखिए, लंबाई 10, चौड़ाई 10 और 10 गुणे 10 बटे में 100, ये कट गया, ये आपका आ गया 21%। तो कितने की वृद्धि हो गई है, 21% की वृद्धि हुई है। और अगर इसी को, अगर सेकेंड मेथड फ्रैक्शन वैल्यू से अगर हम सॉल्व करें, तो देखिए प्रतिशत का 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। तो प्रारंभ में जो लंबाई थी वो 10 थी, जो चौड़ाई थी वो भी 10 थी। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब कि भुजा का स्क्वायर, लंबाई भी 10 चौड़ाई भी 10, ही हो जाएगा 100। लेकिन अभी क्या हो गया, 10 और 1 11, लंबाई भी 11 और चौड़ाई भी 11, ये हो गया 121। तो अब जो है 21, इसमें कितना अधिक है, तो 21 अधिक है। 100 से कितना अधिक है, तो 21 अधिक है। तो 21 बटा में यहाँ लिखेंगे 100 और गुणे यहाँ 100 कर देंगे, कट के आ गया 21%। तो हालांकि इस प्रश्न को फ्रैक्शन पर करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो मान था वो बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए फिर भी इस फ्रैक्शन वैल्यू से भी मान निकालना आपको सीखना है, क्योंकि आगे जो भी प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा मैक्सिमम प्रश्नों को मैं फ्रैक्शन वैल्यू से ही करूंगा, और वही सबसे आसान विधि आपके लिए होगी। ठीक है, चलिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर हम 24, क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 पर चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। चाहे वर्ग की बात करें चाहे वृत्त की बात करें, ये दोनों में ही फार्मूला वही लगेगा। आप यहाँ लिख सकते हैं 100 + 100 गुणे 100 बटे में 100, क्योंकि इसमें दोनों ही डायमेंशन जो होगा 100 ही होगा। ये कट के 100 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 300% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 300% की क्या हुई, तो वृद्धि हो गई। ठीक है छात्रों, इसको आप फ्रैक्शन पर भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि 100% है तो 100% का मतलब ये है कि वो 1 है। ठीक है, 1 है और उसमें 100% की वृद्धि हो जाएगी, तो एक की जगह पर एक और हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर हम 1 और 2 मिला के 3 करेंगे, वो 300% को बताएगा। तो बहरहाल मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन पर नहीं करूंगा, और आप अगर इस तरह का सिंपल कोई वैल्यू रहेगा तो आप इसी मेथड पर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो जहां आपको जो प्रश्न आसान होगा, आसान मेथड से बताना होगा, मैं उस प्रश्न को बिल्कुल आसान मेथड से बताऊंगा, ठीक है। जहां जो जिस फार्मूले की या जिस कंसेप्चुअल ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं वहां उसको अप्लाई करूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक घन की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन भी एक तरीका से वर्ग ही होता है, उसका जो पृष्ठ होता है एक वर्ग होता है। जो भी घन होता है, घन का जो पृष्ठ होता है बिल्कुल क्या होता है, वर्ग होता है। और छह उस वर्गों के 6 पृष्ठों से मिलकर इस घन का निर्माण होता है। तो यहाँ पूछा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो आप उसी वर्ग के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे 50 + 50 + 50 × 50 बटा में 100, ये 2 0 कट गया, ये हो जाएगा 100 + 5 × 5 25 बराबर 125%। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 125% की वृद्धि हो जाएगी। अब इसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से भी सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ 50% है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रारंभ में 2 था, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। अभी ये कितना है, ये कितना हो गया, 2 और 1 3, ये 3 × 3, ये 3 × 3 हो गया, तो ये हो गया 9। अभी ये कितना अधिक हो गया, ये इससे 5 अधिक हो गया। ये 4 से, अगर ये 4 से 9 बन गया है तो ये हो गया 5 अधिक हो गया। तो 5 अधिक है तो 4 के हिसाब से 5 कितना परसेंट है, तो आप लिखेंगे 5/4 × 100 बराबर आएगा 125%। ठीक है, 50% बराबर 1/2। यहाँ नीचे की जो वैल्यू है प्रारंभ में उसकी लंबाई थी, तो 2 × 2, क्योंकि वो भी एक वर्ग होता है। घन का जो भी पृष्ठ होता है एक वर्ग होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। तो अगर एक लंबाई 2 है तो दूसरी भी लंबाई 2 होगी, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। अगर 50% बढ़ गया तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3 × 3 9 हो गया। अब ये 4 से 9 बन गया, इसका मतलब कि 4 से 5 अधिक हो गया। तो ये जो 5 है वो 4 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है। तो 5/4 × 100 कर देंगे तो आएगा 125%। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है छात्रों, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 26 मतलब कि प्रश्न संख्या 26 पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न संख्या 26 चर्चा करने से पहले हम इस हेडिंग्स को पढ़ेंगे, क्योंकि यह हेडिंग इसी दोनों प्रश्नों के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या या वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि कर दी जाए तो परिमाप में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक, तो परिमाप का मतलब होता है पूरे की लंबाई। परिमाप का मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है पूरे की लंबाई। पूरे की लंबाई मतलब यहां से अगर स्टार्ट करें तो यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे। अगर इसको हम जोड़ दे तो क्या होगा, तो सीधे सीधे आप समझ लीजिएगा कि इस तरह का कोई भी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27, ये दोनों ही प्रश्न इसी हेडिंग पर दिया गया है, परिमाप से रिलेटेड है। तो परिमाप कभी भी पूछेगा तो जितना प्रतिशत की वृद्धि होगी उतने ही प्रतिशत की क्या हो जाएगी, परिमाप में भी वृद्धि होगी। आपका 25, अगर यहाँ 25% है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 होगा। अगर यहाँ 75% है तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा, 75%। इसलिए जो भी वृद्धि होगी, अगर x% की वृद्धि हो रही है तो उसके परिमाप में भी x% की वृद्धि होगी। तो अगर यहाँ पर 25% की भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है तो परिमाप में भी 25% की वृद्धि होगी। अगर त्रिज्या में 75% की वृद्धि हो रही है तो उसके परिमाप में भी 75% की वृद्धि होगी। तो छात्रों, आज के लिए हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप मेरी इस क्लास को पढ़ेंगे और जो कुछ भी डाउट होगा आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछेंगे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों से, कि और लोग भी
मेरे इस वीडियो से नॉलेज ले सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।